नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र में आम और जम्मू कश्मीर बजट पर चर्चा आज भी रहेगी जारी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बजट पर चर्चा ना कर जनादेश का किया अपमान। बीजेपी के संगठन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से पार्टी मुख्यालय में होगी शुरू। बैठक में लोकसभा चुनाव परिणाम की होगी समीक्षा। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदे में करोड़ों रुपए के घोटालों का जिक्र। खनिजों पर रॉयल्टी कर है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ आज सुनाएगी फैसला। एमयूडीए घोटाले के खिलाफ कर्नाटक बीजेपी ने खोला मोर्चा। विधानसभा परिषद में इस मुद्दे पर चर्चा की इजाजत नहीं मिलने पर कल रात से शुरू किया धरना। मौसम की खबरों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भराव। गुजरात में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की जताई आशंका। वहीं कर्नाटक के धारवाड़ में भारी बारिश के कारण आज और कल स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। बुलेटिन की शुरुआत संसद के बजट सत्र के साथ। आज संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है। दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर कल शुरू हुई चर्चा आज भी आगे जारी रहेगी। इसके साथ दोनों ही सदनों में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर शुरू हुई चर्चा को भी आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट प्रस्तुत करने के बाद मंगलवार को आज बजट सत्र पर चर्चा जारी रहेगी। कल भी बजट सत्र पर चर्चा जारी थी और आज भी कई बड़े सांसदों का इस पर अपने विचार रखने का कार्यक्रम है। बढ़ते हैं आगे। इलेक्टोरल बॉन्ड की एवज में राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट कंपनियों की ओर से दी गई कथित रिश्वत की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से दायर याचिका में यह कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए चुनावी चंदे में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आज क्या खनिजों पर दे रॉयल्टी खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1900 के तहत ये फैसला सुनाएगा। संविधान पीठ फैसला सुनाएगी कि 1957 का जो ये अधिनियम है वो खदान पट्टधारकों द्वारा खनिज भूमि मालिकों को दी जाने वाली रॉयल्टी क्या एक तरह का टैक्स है। अगर ये टैक्स है तो इसे वसूलने का अधिकार किसके पास है, केंद्र या राज्य सरकारों के पास। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय संविधान पीठ के विभिन्न राज्यों, खनन कंपनियों और पीएसयू की 86 याचिकाओं पर 8 दिनों तक सुनवाई के बाद 14 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था। बात अब दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी हुई। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। 12 जुलाई को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की थी। आम आदमी पार्टी को कार्यालय स्थान के आवंटन पर केंद्र द्वारा निर्णय लेने की समय सीमा आज खत्म हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण आम आदमी पार्टी को कार्यालय भूमि आवंटित करने पर निर्णय लेने के लिए 25 जुलाई तक का समय दिया था। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से पार्टी मुख्यालय में शुरू होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पर भी चर्चा की संभावना है। आगे बढ़ते हुए कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में इस समय सियासी पारा हाई है। यहाँ बीजेपी ने सरकार के खिलाफ एमयूडीए घोटाले को लेकर मोर्चा खोल दिया है।
बीजेपी विधायकों ने कल पूरी रात विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि MUDA के फर्जी जमीन आवंटन मामले में चर्चा होनी चाहिए। बुधवार को विपक्ष ने स्पीकर के सामने ये मांग रखी, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कराई गई। दरअसल जमीन हासिल करने वालों में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती भी शामिल हैं। विधानमंडल का सत्र शुक्रवार को समाप्त होगा। विधानसभा में विपक्ष का कहना है कि MUDA घोटाले में 4000 करोड़ रुपए की लूट के बारे में स्थगन प्रस्ताव लेकर आए तो सरकार डर गई और चर्चा से भाग रही है। बीजेपी का वहीं कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सदन में जवाब दें। मुड़ा हगरण वोट 3-4 हजार कोटी का हगरण हुआ है, जनता में चर्चा हो रही है, इसीलिए आप हमको इस पे चर्चा करने के लिए हम लोग ने टाइम मांगा था। स्पीकर ने हमने टाइम दिया नहीं, इसीलिए हम लोग ने ये धरना चालू किया है। आज भी हम जब तक असेंबली चलेगी तब तक हमारा धरना चालू रहेगा। आज भी हम धरना करेंगे, आज भी हम स्पीकर के मांगे डिमांड करेंगे, चर्चा करें और मुख्यमंत्री रिप्लाई दे। बड़ा घोटाला करने के बाद भी ये लोग ऐसा करे, कुछ हुआ ही नहीं ऐसा लग रहा है। ऐसा सोचने के लिए भी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन डिस्कशन इतना तो पता चल चुका है पूरा कर्नाटक राज्य और पूरा देश के लोगों को, ये लोग डिस्कशन करने के लिए भी रेडी नहीं है। तो ये तो पता चलता है ये तो घोटाला 100% कर दिया है। आने वाले दिन में आज भी हम धरना के ऊपर रहेंगे। जो अभी जो मोढ़ा का एक 4000 करोड़ का एक बहुत घोटाला है, येडियुरप्पा जब CM था उन्होंने पूरा इनको ये किया, रेगुलराइज किया, ऐसा उनका बयान है। हम चाहते हैं सभी का जो ये हुआ घोटाला हुआ है, जब येडियुरप्पा का जमाने में, सिद्धरामैया के जमाने में, बम्मई का जमाने में, जो भी है सबका भंडाफोड़ होना चाहिए। मोड़ा इश्यू से सिद्धरामैया जी का पॉलिटिकल करियर अंत होगा। लोगों को मालूम है क्या हो गया, क्या हकीकत है, कैसे ये लोग इतना बड़ा घोटाला में CM और उनका फैमिली ने इन्वॉल्व हुआ करके पूरा मालूम हुआ है। सो अपने आप उनको रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। से मोड़ा घोटाला में खुद मुख्यमंत्री का परिवार लग गया है। ये घोटाला बाहर नहीं आना चाहिए उनके लिए, उसके वास्ते बहुत कष्ट उठा रहा है। से मैं समझता हूँ आज भी वो डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार भी पूरे चीफ मिनिस्टर को, उनका फैमिली को मदद करने के लिए लग गया है। उसके वास्ते डिस्कशन के लिए वो तैयार नहीं है। मगर ये कम से कम 5,000 करोड़ और घोटाला है, उसके वास्ते ये बहुत बड़ा ये होता है। कानून सबको भी एक ही होता है, मगर वो सिद्धरामैया समझ नहीं रहे हैं, उसके वास्ते धरना किए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मनोनीत सांसद सतनाम सिंह संधू भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। दल बदल विरोधी कानून के तहत मनोनीत सांसद राज्यसभा में मनोनयन के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। संधू 30 जनवरी को मनोनीत हुए थे, लेकिन इसी के साथ राज्यसभा में भाजपा सांसदों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। सतनाम संधू चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। किसान के बेटे सतनाम सिंह संधू ने अपनी लगन के दम पर टॉप शिक्षाविद की पहचान हासिल की है। इसी महीने केंद्र की ओर से नामित 4 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो गया है। इसके बाद राज्यसभा में भाजपा की संख्या घटकर 86 ही रह गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के रवैये की आलोचना की है और कहा कि पहले दिन बजट पर चर्चा न करके विपक्ष ने सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी की है। रिजिजू ने इस बात की भी निंदा की है कि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का काम कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। 2 चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
अब रुक करते हैं मंगलवार को पेश हुए आम बजट से जुड़ी खबरों का। राजस्व संग्रह में सुधार से खुश मोदी सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य घटाकर 4.9% रखा है। फरवरी के अंतरिम बजट में इसके 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया था। आखिर राजकोषीय घाटा क्या होता है और इसका देश की जीडीपी पर क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे को 4.9% पर सीमित करने की बात कही और आगे इसे और कम करने का विश्वास जताया। We aim to reach the deficit below 4.5% next year. The government is committed to staying the course. From 2026-27 onwards, our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that the central government's debt will be on a declining path as percentage of GDP. राजस्व प्राप्ति और व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा होता है। सरकार ने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए अपने कुल बाजार कर्ज लक्ष्य में करीब 12,000 करोड़ रुपए की कटौती की है। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहले अनुमानित 17,86,000 करोड़ रुपए की तुलना में घटकर 17,34,000 करोड़ रुपए था। बजट में वित्त मंत्री ने 2024-25 के लिए फिस्कल डेफिसिट का अनुमान 16,13,000 करोड़ रुपए बताया है। वहीं प्रभावी पूंजी व्यय बढ़ रहा है। 2022-23 में 10,46,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2023-24 में 13,71,000 करोड़ रुपए का बजट अनुमान और 12,71,000 का संशोधित अनुमान था। वहीं 2024-25 में प्रभावी पूंजी व्यय का बजट अनुमान करीब 15 लाख करोड़ रुपए है। राजस्व घाटे की बात करें तो इसमें कमी देखी जा रही है। 2022-23 में राजस्व घाटा 10,70,000 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान के मुताबिक 8,40,000 करोड़ रुपए रहा। वहीं 2024-25 में ये कम होकर 5,80,000 करोड़ रुपए होने की बात कही गई है। वर्ष 2024-25 के लिए उधारियों को छोड़कर सरकार की कुल प्राप्तियां 32,07,000 करोड़ रुपए की हैं और कुल व्यय 48,21,000 करोड़ रुपए का है। जबकि इस साल सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करके करीब 14 लाख करोड़ रुपए और बाजार से उधारी के जरिए 11,63,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ये दोनों राशि पिछले साल से कम रहेंगी। सरकार राजकोषीय संतुलन को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। कई विशेषज्ञों ने सरकारी खजाने की मजबूत स्थिति को देखते हुए कहा है कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग में और सुधार कर सकती हैं। जिस तरह से राजकोषीय घाटा काबू में आया है, इसका असर भारतीय रुपए पर भी दिखेगा और इससे सरकार को महंगाई पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। आम बजट में साल 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मुख्य रूप से युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। युवाओं के लिए क्या कुछ खास है बजट 2024 में, आइए डालते हैं एक नजर। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट मंगलवार को पेश किया गया। बजट थीम के 5 फैक्टर्स एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास हैं। बजट में युवाओं पर विशेष फोकस किया गया है। शिक्षा के लिए पिछले बजट से 32% ज्यादा यानी 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। साथ ही सरकार हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराएगी। यूपीए के 10 साल के शासन से कई करोड़ से ज्यादा नौकरियां मोदी सरकार ने अपने शासनकाल में दी हैं। आज एमएसएमई के पंजीकरण पोर्टल पर 20 करोड़ लोगों का पंजीकरण है। बजट में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास की योजना की घोषणा की गई। वहीं रोजगार बढ़ाने के लिए ELI एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव का ऐलान किया गया, जिसमें 3 नई ELI स्कीमों की घोषणा की गई। इसके तहत कुल 1.07 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये तीनों योजनाएं नई नौकरियों पर इंसेंटिव से जुड़ी हैं। वहीं पहली बार EPFO में रजिस्टर करने वाले युवाओं को
15,000 रुपए तक दिए जाएंगे। इससे 210 लाख युवाओं को लाभ होगा। बेरोजगारों को मोदी सरकार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन भी प्रदान करेगी, जबकि पहले 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन देने का प्रावधान था। वहीं मनरेगा के तहत 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए एनडीए सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार से हैं। स्किल इंडिया मिशन के तहत देश के 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया। साथ ही 54 लाख युवाओं को अप स्किल और रीस्किल किया गया। युवा उद्यमियों को पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ रुपए की मुद्रा योजना लोन दिए गए। तकनीकी और उच्च शिक्षा के लिए 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज का निर्माण कराया है। जो भी इंडिया के यूथ हैं उनके लिए फोकस करा जा रहा है, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके वेलबींग के लिए एंड उनकी ग्रोथ के लिए स्पेसिफिकली, एंड आगे जा कर के वही हमारे देश का भविष्य होने वाले हैं। सो आई गेस गवर्नमेंट सही कर रही है इस चीज़ में। कुल मिला जुला के बजट में पहले के मुताबिक कुछ लोगों को, सारे लोगों को कुछ ना कुछ मिला है बजट में। कुछ टेक्नोलॉजी पे भी सस्ता का हो रहा है। बजट को लेकर युवाओं में जो उत्साह पैदा हुआ है वो विकसित भारत में उनके सपनों को साकार किए जाने का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना का लक्ष्य अगले 5 सालों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना है। हाल ही में बजट घोषणा में हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मॉडल स्किल लोन स्कीम को संशोधित करके 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की पेशकश भी की गई है, जिससे सालाना 25,000 छात्रों को मदद मिलेगी। डीडी संवाददाता तौपस भट्टाचार्य ने इस संदर्भ में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी से खास बातचीत की है कि किस तरह से यह 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अतुल कुमार तिवारी, जो कि सेक्रेटरी है स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के। सर, इस बजट में हमने देखा है कि बहुत बड़ा एम्फेसिस रहा है स्किलिंग पे, एजुकेशन पे, जॉब क्रिएशन पे। 1.48 लाख करोड़ का एक आउटले आया है, शायद सबसे बड़ा है आज तक का। थोड़ा बताइए कि क्या कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विकसित भारत बनने में की दिशा में? एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट से पहले यह कौशल की भूमिका रहती है। उस दिशा में हम आह्लादित हैं कि रोजगार और कौशल दोनों में बजट में इतनी प्रोविज़न की गई है। जहाँ तक हमारे मंत्रालय का प्रश्न है वो ये है कि हमारी जो ITI सिस्टम जो है, जो हमारे लॉन्ग टर्म स्किलिंग का एक आधार हम जिसको कहें, जो पिछले 50-60 सालों से हमारे यहाँ चली आई हैं, उसके बारे में बजट ने बहुत अच्छा प्रोविज़न किया है, जिसके अंतर्गत लगभग 1000 ITIs जो हैं जिनको हब एंड स्पोक मॉडल में विकसित किया जाएगा और उनके लिए 60,000 करोड़ की धनराशि रखी गई, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट से भी कंट्रीब्यूशन रहेंगे, इंडस्ट्री से भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। और हमें लगता है कि इसको अगर हम ठीक से कर पाएँ तो हम ITIs को एक मॉडर्न स्किलिंग सेंटर, मॉडर्न जॉब रोल्स के मुताबिक और इंडस्ट्री के ज़रूरतों के मुताबिक हमें उसे एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के जैसा डेवलप करने में आसानी होगी। और ये हब एंड स्पोक मॉडल एंड दी वन सेंटर ऑफ एमिनेंस, ये जो हमने कॉन्सेप्ट अपने यहाँ रखा है, इससे हमें ITI को पर्याप्त तरीके से सुधारने में हमें आसानी होगी और ये हमारे रोजगार और कौशल दोनों को विकसित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। दूसरा, जो स्किल लोन के बारे में, जो मॉडल स्किल लोन के बारे में व्यवस्था की गई है, आपने देखा होगा कि आजकल जिस तरह से हमारी इकॉनमी चेंज हो रही है, न्यू एज इकॉनमी है, तो हमें
रीस्किलिंग अपस्किलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो काफ़ी मांग में हैं, लेकिन उनमें कोर्स के फ़ीस भी ज़्यादा होती हैं। तो पहली बार स्किल और जो कौशल और एजुकेशन को एक स्तर पर देखा गया और कौशल से संबंधित जो हमारी जो बजट लोन की राशि थी उसको 1.5 लाख से 7.5 लाख तक बढ़ाया गया। इससे हमें जो हमारे जो छात्र हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारे लोग काम करने वाले हैं, उनको रीस्किलिंग अपस्किलिंग करने में और जो बहुत ही इकॉनमी के अनुरूप जो स्किलिंग की जाती है, जो काफ़ी खर्चीली होती है, उसमें भी उनको जाने में बहुत आसानी मिलेगी। इससे हमारा स्किलिंग इकोसिस्टम जो है, जो हाई एंड स्किलिंग का जो सिस्टम है, वो बहुत ही बढ़िया डेवलप हो पाएगा। स्किल इंडिया जो है भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट है और अब शायद 10 साल पूरे होने वाले हैं, तो उस पे और इस बजट को लेके आपको किस तरीके से लगता है कि कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये पूरा का पूरा, ये जो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके? 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में ये मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसमें पहली बार स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एक फोकस्ड अटेंशन मिला है। और उस समय से लेकर अभी तक हमारी इकोसिस्टम बहुत ही प्रबल हुई हैं, मजबूत हुई हैं। हमारे चाहे कोर्सेज होने चाहिए या इंडस्ट्री कोऑपरेशन होना चाहिए या असेसमेंट होना चाहिए, और अब तक लगभग 1.47 करोड़ लोगों को हम लोग स्किलिंग कर पाए हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के भी हैं। और हमारे पूरे स्किलिंग इकोसिस्टम में एक व्यवस्था देना, एक गति देने का काम इंडिया स्किल मिशन ने किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ना हमारी पिछले 10 साल में जो हमारी स्किलिंग इकोसिस्टम डेवलप हुई है, हमारी जो इकोसिस्टम जो बना है, जिसमें हमने पूरे फ्रेमवर्क सारी चीज़ें बनाई हैं, तो ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हमें किसी सेक्टर स्पेसिफिक तरीके से उसको कस्टमाइज़ करते हुए और स्किल इंडिया डिजिटल हब जो हमारा पोर्टल उसको साथ लेते हुए हम ज़रूर इसमें पहले से बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और उसको स्किलिंग को हर एक एनी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटी, एनी सेक्टर में उसको हमको डालने में अब आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करें तो ये थे अतुल कुमार तिवारी, सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के, जो बात कर रहे थे कि कितना अहम है विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ने के लिए इनकी मिनिस्ट्री का ये जो काम इस वक्त किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और आइए अब जानते हैं कि इंदौर के छात्रों की बजट के प्रति क्या राय है। बजट पर इंदौर के युवाओं ने दूरदर्शन से खास बातचीत के दौरान बजट की सराहना किया। उन्होंने कहा कि ये बजट रोजगार के नए मार्ग खोलेगा, अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए लोन की सुविधा भी प्रदान होगी। इस बजट में युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। आइए सुनते हैं छात्रों की राय। इस बार के बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया है। उनकी ट्रेनिंग से लेकर उनको लोन देने तक और स्किल डेवलपमेंट को लेकर खासा फोकस किया गया है। इंदौर में इस समय है, यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। किस तरह देखते हैं युवाओं के लिहाज से इस बजट को? कल जो बजट आया है तो युवाओं को लेकर जो भी रोजगार को लेकर और उनके आगे काम को लेकर बढ़ाने के लिए जो उन्होंने हेल्प की है, युवाओं को रोजगार देंगे, उससे उनको हेल्प मिली है, यूथ को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिला है। ये जो बजट है इस बार का रोजगार के लिए काफ़ी बेनिफिट है, स्पेशली यूथ के लिए, जहाँ पे अगर वो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं तो सरकार उन्हें जो है वो 3% के रेट पर जो है एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड कर रही है। साथ में टॉप 500 कंपनीज जो है उसके अंदर उन्हें जो है इंटर्नशिप करने का एक अच्छा चांस है। तो एक कुल मिला के क्यूमुलेटिव जो है डेवलपमेंट होगा यूथ का भी। इस बार के बजट में जो यूथ है उनके लिए काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और काफ़ी कुछ ध्यान में रख के उनको बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए हैं इस बार के बजट में, जैसे कि अपने इंटर्नशिप वगैरह के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टाइपेंड है, और अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए जाता है तो उनके लिए लोन वगैरह की सुविधाएं हैं वो भी सुलभ करवा दी गई हैं। तो ओवरऑल इस बजट में यूथ्स पे काफ़ी फोकस किया गया है। मेन तो हायर एजुकेशन में लोन का ही इशू आता है, तो ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स कम हुए तो पेरेंट्स और इवन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे भी बढ़ेंगे एंड दे विल थिंक ऑफ मोर थिंग्स। आगे बढ़ने के लिए भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो सोच भी पाएंगे, तो इट्स वेरी गुड फॉर दैट। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से ये थी युवाओं की राय, जिनका कहना है कि इस बार का बजट जो है वो यूथ ओरिएंटेड है। युवाओं पर खास फोकस किया गया है, खास तौर पर रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर और स्किल डेवलपमेंट को लेकर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है रोजगार के लिए, उस पर खास फोकस जो है इस बार के बजट में किया गया है। कैमरामैन संदीप के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, इंदौर।
खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की आधिकारिक तौर पर शुरुआत कल होगी, लेकिन भारतीय तीरंदाज आज से ही अपने अभियान का आरंभ करेंगे। तीरंदाज दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त, भजन कौर और बी धीरज तरुणदीप रॉय और प्रवीण जाधव के साथ व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो कल से शुरुआत होने जा रही है पेरिस ओलंपिक 2024 की, और उससे पहले भारतीय टीम पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि कई प्रतिस्पर्धा होने वाली है, लेकिन आज तीरंदाजी के अभियान की शुरुआत हो रही है और व्यक्तिगत तौर पर आज प्रतिस्पर्धा आयोजित की जानी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।